So let's talk about the Alzheimer's disease. What is Alzheimer's disease? Dementia from Alzheimer's disease is classical prototype of cortical dementia. मतलब क्लासिकल प्रोटोटाइप जो है कॉर्टिकल डिमेंशिया में वो कौन सा है? अल्जाइमर डिसीज़ से होने वाला डिमेंशिया। तो अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया भी इसको कहते हैं। डिमेंशिया मेमोरी लॉस है ना। तो अल्जाइमर डिसीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया इन एल्डर एज ग्रुप में अगर डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है? उसमें मोस्ट कॉमन काज होगा अपना अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिमेंशिया इज़ मोस्ट कॉमन cortical dementia. So dementia from Alzheimer disease is classical prototype of cortical dementia. Alzheimer disease is most common cause of dementia in elderly. Alzheimer disease predominantly affect the temporoparietal cortex, although frontal lobe is also frequently involved. So predominantly temporoparietal cortex is affected, although frontal lobe is also frequently involved. Alzheimer disease predominantly affect the temporoparietal cortex, ये हम देख ही चुके हैं. और the most common important risk factor of Alzheimer disease are old age and positive family history. ओल्ड एज एंड फैमिली हिस्ट्री, ये जो दो रिस्क फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक तो ओल्ड एज, एक फैमिली हिस्ट्री. रिस्क फैक्टर ऑफ अल्जाइमर डिसीज़, तो ओल्ड एज के साथ हमने देखा तो इंक्रीजिंग एज आ जाएगा. फीमेल सेक्स में ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलेगा. लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिमेंशिया, न्यूमरस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एग्जांपल एल्यूमिनियम, मर्करी, वायरस एंड प्रियॉन्स. Several genetic factors like amyloid precursor protein on chromosome 21, adult with trisomy 21, डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 21. तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे अल्जाइमर डिसीज़ का रिस्क बढ़ेगा. फीमेल सेक्स में ज़्यादा अल्जाइमर डिसीज़ होती है. लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट वाले लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जो कम एजुकेटेड है वो. फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो हमने देखा फैमिली हिस्ट्री और जो एज इंक्रीज़ हो रही है ज़्यादा रिस्क, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है. इसके अलावा मरकरी, एल्यूमिनियम, ये सब भी, वायरस, प्रियॉन्स, ये भी सब भी फैक्टर्स हैं. माइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन ऑन क्रोमोसोम 21 और एडल्ट विथ ट्राइसोमी 21. फैक्टर एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज आर एनसेड्स यूज़. अगर एनसेड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कम रहेगी. और पोस्ट मिनोपोजल एस्ट्रोजन यूज़, अगर मिनोपोज के बाद एस्ट्रोजन यूज़ कर रही है फीमेल तो उसको अल्जाइमर डिसीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे. ठीक है, उसको रिस्क कम रहेगी. और पोस्ट मिनोपोजल जो एस्ट्रोजन यूज़ कर रही है और एंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उनको कम होगा. एडल्ट विद ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम consistently develop the neuropathological hallmark of Alzheimer disease if they survive beyond age 40. अगर डाउन सिंड्रोम वाला 40 ईयर के अबाउ सर्वाइव कर जाता है तो उसमें अपन को न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस इस तरीके के देखने को मिलेंगे. पॉइंट म्यूटेशन ऑन APP जीन ऑन क्रोमोसोम 21 प्रोड्यूस अर्ली ऑनसेट ऑटोसोमल डोमिनेंट अल्जाइमर डिसीज. मतलब अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 21 पे. कौन से जीन में? APP जीन में. तो वहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का अपन को अल्जाइमर डिसीज़ देखने को मिलेगा, अर्ली प्रोड्यूस हो जाएगा ये. Presumably, extra dose of APP gene on chromosome 21 is initiating cause of Alzheimer disease in adult Down syndrome. ठीक है. Histopathologically, diagnosis of Alzheimer disease is made in case of progressive dementia when beta amyloid plaques co-occurs with neurofibrillary tangles. तो अगर अपन हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करें अल्जाइमर डिसीज़ का, तो यहाँ पे इन केसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डिमेंशिया व्हेन द बीटा अमाइलाइड प्लाक्स को अकर विथ न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स, तो यहाँ पे न्यूराइटिक सेनाइल प्लाक बन जाते हैं. ठीक है, बीटा अमाइलाइड प्लाक बोला है इन्हें, न्यूराइटिक सेनाइल प्लाक्स. ठीक है, तो ये हो रहे हैं. उसके साथ में क्या हो रहा है? न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स बन रहे हैं.
हिस्टोपैथोलॉजिकली एक्यूमुलेशन इन अल्जाइमर डिसीज में अपन ने देखा अल्जाइमर डिसीज में क्या एक्यूमुलेट होता है, हमने एक तो देखा बीटा प्लाक्स जो कि सिनाइल या न्यूरेटिक प्लाक होगा या अमाइलॉइड एंजियोपैथी, और हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजिल्स। ठीक है, तो क्या चीज़ें अकोमलेट होती है इसमें, न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स और अमाइलॉइड एंजियोपैथी होगी इधर बीटा अमाइलॉइड में, और सेनाइल न्यूरेटिक प्लाक्स। बेसिकली दो तरीके की अपन को अकोमलेशन देखने को मिलेगा, बीटा अमाइलॉइड अकोमलेशन एंड हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन। बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा और न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजिल्स जो है वो इंट्रासेलुलर। बीटा अमाइलॉइड की अगर अपन बात करें तो बीटा अमाइलॉइड न्यूराइटिक प्लाक्स आर फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर अकोमलेशन ऑफ बीटा अमाइलॉइड डिपॉजिट विद इन द न्यूट्रोफिल्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलरली हो रहा है ना, विद इन द न्यूट्रोफिल्स के बीच में। न्यूराइटिक और सेनाइल बीटा अमाइलॉइड प्लाक आर अर्ली हिस्टोपैथोलॉजिकल साइन ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज में इस तरीके के प्लाक बन जाते हैं, न्यूराइटिक और सेनाइल बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स। द बीटा amyloid beta protein accumulated in single neuritic plaque is toxic to surrounding structure and adjacent neuron। आसपास के स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा, उसके लिए भी ये टॉक्सिक होगा, एडजेसेंट न्यूरॉन के लिए टॉक्सिक होगा। कौन? अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन। सिंगल न्यूराटिक प्लाक अगर उसका अक्यूमुलेट हुआ है तो वो टॉक्सिक होगा। Clinico-pathological studies have shown that amyloid burden does not directly correlate with severity और ड्यूरेशन ऑफ डिमेंशिया। तो अगर क्लिनिको-पैथोलॉजिकली स्टडीज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्या शो कर रही है ये स्टडीज़, अमाइलॉइड बर्डन डज नॉट डायरेक्टली कोरिलेट विथ सीवियरिटी। अमाइलॉइड बर्डन का कोई सीवियरिटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ड्यूरेशन ऑफ डिमेंशिया से। न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स इंट्रासेलुलर। तो न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स आर फॉर्म्ड बाय इंट्रासेलुलर accumulation of hyper phosphorylated microtubules binding protein tau। न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स किससे फॉर्म होते हैं? इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर अकुमुलेशन हो रहा है किसका? हाइपर फास्फोराइलेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हाइपर फास्फोराइलेटेड माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन टाउ। हमने ऊपर भी देखा था ना जो प्रोटीन का नाम, हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन। ठीक है, इसकी वजह से ये किससे एसोसिएटेड है? न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स। तो न्यूरोफिब्रिलरी जो टेंजिल्स है इसमें क्या होगा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज एंड अदर ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड टाउपैथीज। दिस इंक्लूड कौन सी डिजीज़ है? टाउपैथीज। ठीक है, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में भी हो सकता है एनएफटी। बहुत सारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ में भी एनएफटी होता है और ग्रुप ऑफ डिसीज़ को नाम दिया टाउपैथीज। दिस इंक्लूड फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, पिग्स डिसीज। द अकरेंस ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्लाक विद एनएफटी सजेस्टेड द डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। और अल्जाइमर डिसीज़ में अपन को न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स या ये जो प्रोटीन देखने को मिल रहा है, हाइपर फास्फोराइलेटेड इंट माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग टाउ प्रोटीन। The clinical pathological studies have shown that dementia correlates more strongly with NFT than with senile plaques। तो क्लिनिकल पैथोलॉजिकल स्टडीज़ ये बता रही है कि डिमेंशिया जो है वो स्ट्रॉन्गली NFT के साथ एसोसिएटेड होता है एज कम्पेयर टू बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स। देन न्यूरोफिब्रिलरी टेंजिल्स एंड इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन। इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन होता है न्यूरोफिब्रिलर टेंजिल्स का, और न्यूरोफिब्रिलर टेंजिल्स जो है इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन होता है किसका होता है? हाइपर फास्फोराइलेटेड माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन टाउ। पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट ऑफ टाउ प्रोटीन फ्रॉम इंट्रासेलुलरली विद इन द सोमा एंड प्रॉक्सिमल डेंड्रॉइड ऑफ न्यूरॉन। जो सोमा होता है, जो बॉडी है वहाँ पे, और प्रोक्सिमल डेंड्रॉइड जो है न्यूरॉन्स के, वहाँ पे ये अकुमुलेट हो रहा है, इंट्रासेलुलरली हो रहा है ना सेल के अंदर। दिस साइटोस्केलेटन प्रोटीन टेंजिल्स इनिशियली इम्पेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। पहले इस किसको इम्पेड करेगा? ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। ये जो एनएफटी है ना, ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो है, ये टेंजिल्स जो है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पेयरमेंट किस में आएगा? साइनेप्टिक फंक्शन एंड इवेंचुअली
इवेंचुअली न्यूरोनल डेथ हो जाएगी. These neurofibrillary tangles may have seen as an extracellular tangent after degeneration of neurons as evidence of neuronal cell damage. मतलब ये है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर भी आने लगे हैं, पहले तो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, डीजनरेशन अगर न्यूरॉन्स का हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर भी आ जाएगा. न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स आर इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन दैट में अपीयर एक्स्ट्रा सेलुलरली आफ्टर डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन. अगर न्यूरॉन का डीजनरेशन हो गया है, न्यूरॉन्स की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलरली भी न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स देखने को मिल सकता है. टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनएफटी इन अल्जाइमर डिसीज. न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अल्जाइमर डिसीज. तो इसमें इंटरहिनल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला इंटरकनेक्शंस, लिम्बिक एंड टेम्पोरल कॉर्टिकल एरिया और एसोसिएशन एरिया ऑफ नियोकॉर्टेक्स. तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो एनएफटी है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका. तो इसमें सबसे पहला जो है इंटरहिनल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और इंटरकनेक्शन, लिम्बिक एंड टेम्पोरल कॉर्टिकल एरियाज और एसोसिएशन एरिया विद ऑफ नियोकॉर्टेक्स. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड. The most important biochemical abnormality in Alzheimer's disease is the decrease in the cortical level of acetylcholine. Cortical level of acetylcholine यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. मोस्ट कॉमन जो है बायोकेमिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी क्या होती है अल्जाइमर डिसीज में, डिक्रीज हो जाता है कॉर्टिकल लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन. कॉर्टिकल लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन अल्जाइमर डिसीज, प्राइमरी बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी और अदर बायोकेमिकल. तो प्राइमरी में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज हो जाएंगे और अदर बायोकेमिकल में भी न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज हो रहे हैं. बट कौन सा डिक्रीज हो रहा है प्राइमरी बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी में, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन. एंड अदर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन डिक्रीज होता है. Decreased level of acetylcholine is synthetic enzyme choline acetyltransferase and nicotinamide cholinergic receptor is the primary biochemical abnormality observed in Alzheimer's disease. तो अपन को acetylcholine का लेवल कम मिलेगा. ठीक है. इट्स सिंथेटिक एंजाइम, जो उसके सिंथेटिक एंजाइम है कोलिन एसिटाइलट्रांसफरेज, वो भी कम मिलेगा. निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो भी कम मिलेंगे. It has been suggested that the deficiency of acetylcholine is released to loss of memory. ठीक है. इसकी एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी से डिमेंशिया हो रहा है ना अल्जाइमर डिसीज वाले पेशेंट्स को. लेवल ऑफ अबाउ द 3 न्यूरोट्रांसमीटर आर रिड्यूस इन ब्रेन सम पेशेंट विद अल्जाइमर डिसीज. अपन ने एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, इन सब का लेवल डिक्रीज देखने को मिल रहा है. अब डोपामिन डेफिशिएंसी इज़ नॉट फीचर ऑफ अल्जाइमर डिसीज, क्योंकि डोपामिन डेफिशिएंसी जो है वो किससे एसोसिएट होती है, पार्किंसन डिसीज से. ये याद रखना है. यहाँ पे कौन सा एसिटाइलकोलिन कम हो रहा है, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन. अल्जाइमर डिसीज रिव्यू. क्लिनिकली सबटल ऑनसेट मेमोरी लॉस फॉलोड बाय स्लोली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया और सेवरल ईयर. पहले तो क्या होगा, अचानक से मेमोरी लॉस होगा, फिर प्रोग्रेसिव डिमेंशिया भी देखने को मिलेगा. अगर ग्रॉस पैथोलॉजिकली बात करें तो डिफ्यूज एट्रोफी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होगी, एट्रोफी. और सेकेंडरी इन्लार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम. वेंट्रिकुलर सिस्टम में इन्लार्जमेंट हो जाएगा. और एट्रोफी कहाँ पे होगी, डिफ्यूज होल एट्रोफी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. माइक्रोस्कोपिक न्यूराइटिक प्लाक्स देखने को मिलेंगे, न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स बनेंगे और अमाइलोइड एंजियोपैथी. ये तो हम ऊपर डिस्कस भी कर लिए. बायोकेमिकली डिक्रीज इन सेरिब्रल कॉर्टिकल लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलट्रांसफरेज एंड nicotinic cholinergic receptor are also reduced. Reduction in acetylcholine is related to degeneration of nucleus bacillus of Mayant. Lewy bodies are characteristically seen in idiopathic Parkinson disease, not in Alzheimer disease. Lewy bodies अपन को कहाँ पे किसका फीचर है, ये उसका है, पार्किंसंस का है, अल्जाइमर में नहीं होती. पार्किंसन का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है.